हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का अध्याय 2 साइंस का विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण को आज रीड करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए आज के क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का साइंस जो कि विज्ञान का चैप्टर 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। जैसा कि बोला जा रहा है कि आपने पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके होंगे यानी पढ़ चुके होंगे कि जो भोजन का स्वाद है वह कड़वा या खट्टा किस कारण से होता है, तब भोजन में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक के कारण ही होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? अगर बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी उसको देंगे या सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो उपचार बताते समय आप किस उदाहरण का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर अम्लता से पीड़ित है तो उसको क्षार के स्थिति में यानी क्षार के जो घोल होगा उसको हम लोग देंगे। क्षार देने से क्या होगा कि जो अगर उसको हम लोग अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को क्षार प्रकृति का अगर कोई चीज दिया जाएगा तो वह क्या करेगा? क्षार जो है अम्लता के प्रभाव को नष्ट कर देता है और अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इससे उस व्यक्ति को राहत मिलेगी। आगे देखिए, याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। बोला जा रहा है कि याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद यानी चखे, बिना किसी चीज को चखे खट्टे एवं कड़वा पदार्थों की जांच की थी। चलिए और आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो अम्ल होता है उसका स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र जो होता है उसको लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अम्ल होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। जो लिटमस होता है वह एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी, टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। जो हल्दी है वह लिटमस पत्र की तरह ही एक क्या है? सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है? भूरा या लाल क्यों हो जाता है? लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेनिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इनकी अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इस टाइप के मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेनिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इन जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलयन होता है वह बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। जो लिटमस होता है वह बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसको थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जल जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। जो लिटमस पत्र है विलयन है वह ना अम्ल प्रकृति में होगा ना क्षार प्रकृति में, तो उस समय वह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेटिया, पिटूनिया, जरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पड़खुओं को किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। जो अम्ल एवं क्षार की प्रक्रिया को अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि आपको यह प्रश्न दिया है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। अब देखेंगे अम्ल एवं क्षारक होते क्या हैं, इसको प्रयोगशाला की दिया गया है एक, इसको देख लेते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। पोटेशियम का के होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। बोला जा रहा है कि इन सभी जो अम्ल है इन सभी को नमूना एकत्र करना है और एकत्र करने के बाद क्या करना है, दूसरा में एकत्र करने ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, पेट्रोक्लोरीन, मिथेन, ऑरेंज विलयन के साथ भी रंग का क्या परिवर्तन होता है। बोला जा रहा है 2.1 कहाँ है 2.1 इसमें लेना है, मतलब इसमें नमूना लेना है। लाल लिटमस पत्र लेंगे, अगर हम लगाएंगे तो वह किस तरह से रिएक्ट करेगा यह बताना है। तो उससे क्या होगा, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। रंग जिस तरह से बदलेगा उससे हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ जो है वह अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करते हैं। अब क्रियाकलाप 2.2 दे दिया, देखिए इसमें क्या करना है। बोला जा रहा है कि बारीक कटी हुई प्याज, एक प्याज लेना है। स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। बारीक कटी हुई प्याज को स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लेना है।
थैले को कस कर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। उसको पूरी रात क्या करना है, फ्रिज में रहने देना है। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। जो वह अब बना उसको अम्ल या क्षारक के लिए किया जा सकता है। इसमें 2 टुकड़े लीजिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। इसमें से 2 टुकड़े लेना है और उसकी गंध मतलब किस तरह से वह गंध दे रहा है इसकी जांच करना है। उसके बाद इसे स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक विलयन की कुछ बूंदे माने HCl का कुछ बूंदे, दूसरे तनु में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन के कुछ बूंदे डालिए। अब दोनों में क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। फिर से उसको पुनः जांच करना है। अपने परीक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु पिसेला लौंग तेल लीजिए, इसके गंधों की जांच कीजिए। एक प्रणाली में तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक विलयन, दूसरा में हाइड्रोक्साइड की विलयन। अब देखिए लीजिए दोनों में तनु इस टाइप से लेने के बाद क्या होगा कि दोनों में तनु फेलिना एजेस की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। मतलब यह क्रियाकलाप था, इसको इस तरह से करना है। तो उससे क्या प्रेक्षण मिलेगा, तो आपको प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, यह बोला जा रहा है कि किसे हम लोग गंध की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। जो अम्ल है, इनके क्षार है, उसके रासायनिक गुणधर्म की ये अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है इसके बारे में ये देखें। अम्ल जो है, एक मिनट, अम्ल जो है ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा, जो अम्ल होगा धातु से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप जिन अभिक्रिया का परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं, तो यह समीकरण है। अम्ल जो भी अम्ल लेंगे और कोई धातु लेंगे, जब भी यह अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जैसे देखिए इस अभिक्रिया से हम लोग समझ सकते हैं। इस अभिक्रिया को जैसे 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, अम्ल है। सोडियम यहाँ पे है जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट और H2 गैस उत्पादन करता है। तो आप देखें कि पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यह जो अभिक्रिया है यह सभी धातु के साथ संभव नहीं है। तो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो अम्ल है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो कोई कार्बोनेट वाला जो धातु होगा वह अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा, तो उसको देखेंगे। इसमें देखेंगे प्रक्रिया के रूप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। Na2CO3 2HCl 2NaCl H2O CO2। देखिए
उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर इस टाइप से अभिक्रिया होती है कार्बोनेट के साथ। अब देखिए जल में विलयशील चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। जो चूना पत्थर खड़िया संगमरमर ये सब जो है लाइमस्टोन चॉक्स मार्बल ये सभी जो है कार्बोनेट के विविध रूप है। तो सभी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जो केवल धातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा, और अगर कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ जल भी बनाएगा। जैसे धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा। इसी प्रकार है अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब देखेंगे कि अम्ल और क्षार जो है वो किस तरह से आपस में क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इसका PDF आपको बोर्ड पे मिलेगा, सब चीज़ पूरा और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी हम लोग केवल बुक को रीड करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करती है। जो अम्ल होता है और क्षारक जो होते हैं वह आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो क्रियाकलाप देखेंगे हम लोग। क्रियाकलाप प्रखनली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लेना है, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंद फिनोल्फेथलीन विलयन डालिए। इस टाइप से विलयन डालना है। विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया। अम्ल मिलाने के बाद रंग क्यों बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ बूंदे मिला लीजिए। इस टाइप से कुछ करना है। तो क्या हम क्या निष्कर्ष पाते हैं वो देखेंगे। जब उस अभिक्रिया को कराया गया, क्रियाकलाप करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो जो अम्ल होता है वह क्षारक के अभिक्रिया को मतलब क्षारक के प्रभाव को समाप्त करेगा, और जो क्षारक होता है वह अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इस चीज़ का समीकरण इस प्रकार है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह क्या है, क्षारक है। HCl जो है अम्ल है। दोनों को अभिक्रिया करें तो जो है NaCl के साथ हो जाएगा और H2O बन जाएगा। यानी ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, यह उदासीन हो जाएगा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के पश्चात लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार को परस्पर आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो वह उदासीन अभिक्रिया हो जाते हैं। किसी तरह से उसका प्रभाव न तो अम्लीय रहता है ना ही क्षारीय रहता है, वह उदासीन प्रकृति का हो जाता है। इसी प्रक्रिया को सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्षार और अम्ल जब मिलकर लवण तथा जल बनाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जो अम्ल है उसमें धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया किस तरह से होती है। तब बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, क्रियाकलाप बोल रहा है, एवं हिलाते हुए उसे धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या होगा। तो चलिए परीक्षण देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। क्या होगा, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा, नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है।
धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। जो सामान्य अभिक्रिया होता है उसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण तथा जल बनाएगा। अब उपयुक्त अभिक्रिया के समीकरण लिखने के लिए संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ भी इन लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करके लवण एवं जल ही प्रदान करते हैं। तथा धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। वो जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसको क्या कहा जाता है, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। अब क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, तो क्रियाकलाप क्रियाकलाप 2.5 में आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होती है। जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। अब प्रश्न दे दिया है बीच में कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह उससे अभिक्रिया करके खराब हो जाता है, बर्तन खराब कर देता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस की निकलता है। तो इस तरह से इन सब का आंसर भी हम लोग डीपली में करेंगे। अब आगे देखेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या सामान्यताएं हैं। जो सभी अम्ल एवं क्षारक होते हैं उनमें समानताएं क्या है, तो चलिए देखते हैं आगे। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में सामान्यता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो सभी अम्ल होते हैं वह धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम यह जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। चलिए क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। इसका एक कॉपर पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख लीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा एक स्विच जोड़ लीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया, इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए और आपने क्या परीक्षण किया इसको बताइए। बल्ब एक प्रत्येक स्थिति में जलता है। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है, तो इसकी जांच करनी है। अब देखिए अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। जो अम्ल होता है उस स्थिति में बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। और जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया, परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एक एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि यह विलयन से विद्युत का प्रभाव हो रहा है। जो यह इस विलयन है, इस विलयन से क्या हो रहा है, विद्युत का प्रभाव हो रहा है। चूँकि यह इससे बल्ब जल जाता है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ या ऋणायन जैसे HCl, Cl- होते हैं।
जैसे HNO3 हाइड्रोजन, इसमें जो है NO3 जो है माइनस है, CH3 माइनस H2SO4 होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन प्लस H+ होते हैं, H+ आयन होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है तथा इस कारण से उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। अम्लीय गुणधर्म होने के लिए क्या होगा कि उसमें आयन जो होगा H+ आयन होंगे और उसमें विद्युत प्रवाह होगा, उनका गुणधर्म अम्लीय होगा। चलिए आगे जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब देखना है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जो जलीय विलयन होता है उसमें अम्ल या क्षारक डालेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, यह बताना है। बोला जा रहा है क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करते हैं। जो जल है वह क्या केवल अम्लीय आयन विलयन में उत्पन्न करता है? तो इस प्रयोग को हम लोग क्रियाकलाप ऊपर दिया हुआ था उसको हम लोग नहीं देखे। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। जल अगर जल रहेगा तभी यह अलग हो पाएंगे, अगर अन्यथा जल नहीं रहेगा तो इसके अणु अलग नहीं हो पाते हैं। HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन का आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। हाइड्रोजन आयन से दर्शाना चाहिए। H+ आयन जो है उसको हाइड्रोजन आयन से दर्शाया जाता है हमेशा। H+ H2O हाइड्रोजन आयन। हमने देखा कि अम्ल जल में अथवा आयन प्रदान करता है। ये देखें किस तरह क्षार को जल में घोलने पर क्या होता है। क्षार को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, इस तरह से NaOH, यह एक क्षारीय प्रकृति का है। Na+OH-। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम प्लस आयन हो गया, OH- आयन हो गया। इस तरह से इसमें भी अलग अलग पृथक हो जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि क्षारक जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसे क्षार कहते हैं। और यह हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षारक जो है OH- आयन उत्पन्न करता है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो सभी क्षारक होते हैं वो सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलने वाला क्षारक होता है उसके क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छुआ या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। क्षारक क्षार है। 2.1 में कौन से क्षारक क्षार है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो है OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम उदासीन अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनाते हैं लवण प्लस जल। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया। उदासीन यह उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे
XMOH तो ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको देखते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जो जल होता है उसमें अम्ल एवं क्षारक के जो घुलने का प्रक्रिया है, घुलने की क्रिया है, वह अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जो जल है वो मिश्रण है जो अस्फलित होकर मतलब बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जो वह चिन्ह होता है उस पर दर्शाया हुआ होता है कि इसको सावधानी पूर्वक जल में मिलाना है, नहीं तो उससे आप क्या हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। अब देखेंगे आगे। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकरित होते हैं। जो जल में अम्ल एवं क्षार को मिलाने पर क्या होता है, आयन की सांद्रता में H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें अम्ल क्षारक तनुकृत होते हैं। तो अब आगे देखेंगे। HCl जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के और भी लक्षण नहीं पड़ते। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। हम क्या जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के बीच सूचकों का उपयोग करके उनके बीच अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है, अंतर को पता लगाया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। जो पिछले अध्याय था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बारे में पढ़ चुके थे। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है, मतलब अम्ल ज्यादा है क्षार ज्यादा है, इस टाइप से हम लोग पता लगा सकते हैं। इसको जानने के लिए क्या किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल प्रबल है या क्षार प्रबल है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर देता है। जो सार्वत्रिक सूचक होता है वह जब किसी विलयन में हम लोग डालते हैं तो उसमें उसके सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर देता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। इस पीएच में पी सूचांक उषांश पेटोन्ज, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 या अधिक अम्लता 0 से 14 तक अधिक क्षारीयता पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन
जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक का है तो वह क्षारकीय विलयन 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH सांद्रता की वृद्धि दर्शाता है। OH सांद्रता की वृद्धि दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक आरंभिक पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यह जो है इसी को हम लोग पीएच मान बोल रहे हैं। 0 से 7 से हल्का पीछे, मतलब 7 6 पॉइंट इतना तक इधर अम्ल प्रकृति का होगा, इधर क्षारीय प्रकृति का होगा। और जो 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम सामान्य सांद्रता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो प्रबल अम्ल होता है वह प्रबल अम्ल की प्रकृति क्या होता है कि वह विलयन में H+ अधिक उत्पन्न करता है, और दुर्बल अम्ल जो होता है H+ आयन कम उत्पन्न करता है। यह है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच मान का क्या महत्व है दैनिक जीवन में? क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच पारस परिस से जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो वर्षा का जल होता है उसका 5.6 से कम पीएच मान होगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसे नदी में जलीय जलधारियों तथा उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जलीय जीवधारियों के उत्तरजीविता क्या होता है? कठिन होता है। अब आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है दूसरे ग्रह में अम्ल पदार्थ। शुक्र वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? बोला जा रहा है कि क्या शुक्र पर जीवन संभव है? तो यह बात की बात है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच पारस की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप के अनुसार पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। इस तरह से कुछ करने को, क्रियाकलाप करने को कहा गया। अब हम लोग देखेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर यानी पेट अमाशय पेट या अमाशय
हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। जो पाचन तंत्र है उसमें इस तरह से क्रिया की जाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल दंत को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल रूप से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रोका जा सकता है। को आसानी से रोका जा सकता है। आगे देखें कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी के डंक ने मारा है? बोला जा रहा है कि क्या आपको कभी मधुमक्खी का डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग करने से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। जब पूछा जाता है कि नेटल के डंक, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल एक नंबर का हमेशा क्वेश्चन आता है। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग बोर्ड के माध्यम से अच्छी तरह से पीडीएफ के माध्यम से कर लेंगे। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब लवण देखते हैं। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा था। लवण का निर्माण कैसे हुआ हम लोग पीछे देखे कि अम्ल को जब धातु के साथ किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो इस गुणधर्म का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। जो प्रबल अम्ल होता है एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान क्या होता है? 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 से कम होता है तथा यह अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है वह कैसे बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अभिक्रिया से उत्पन्न होता है तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में
कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टलीय प्राय अपदार्थों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों में व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, यानी समुद्र के हिस्सा सूख जाने से खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमें स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? नमक दांडी यात्रा के आपने जरूर सुना होगा। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ देखते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। जो साधारण नमक होता है वो हम लोग के लिए क्या है? एक कच्चा हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ बना जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में उत्पन्न हो जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कैसे बनता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जो होता है उसमें विद्युत प्रवाह करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए सूत्र है यह क्लोरीन अब आता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम। देखिए व्यंजक चूर्ण आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल से विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो वह व्यंजक चूर्ण का निर्माण कराया जाता है। व्यंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यह शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट व्यंजक चूर्ण का निर्माण करेगा, साथ में H2O जल का जल का निर्माण करेगा। व्यंजक चूर्ण लिखना चाहिए, चक लिख दिया। व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री, लकड़ी के लॉन्ड्रियों में व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कपड़ा साफ करने में भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में भी इसको उपाचक के रूप में एवं पीने वाले जल एवं जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग बताइए, किन कारणों से इसका उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, किसी न किसी का हमेशा बता देता है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब आ गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट सख्त पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता पकाने के लिए भी किया जाता है। जो बेकिंग सोडा है, यानी जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, मीठा सोडा।
बेकिंग सोडा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने बनाने के लिए, खाने के लिए मतलब कुछ घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है रसोई घर में। तो उसे हम लोग इधर बोला जाता है मीठा सोडा, लेकिन उसका वास्तविक नाम होता है बेकिंग सोडा। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से ही इसका निर्माण होता है, जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो NaCl एमोनियम सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से इसका निर्माण होता है। आगे देखेंगे, क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एवं अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको गर्म करने पर इस तरह से निम्न अभिक्रियाएं होती है। अब देखिए, बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा है, उसका उपयोग किन कारणों में किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल मिश्रण है। जबकि बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जल मिलाया जाता है और निम्न अभिक्रिया होती है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक, जो बेकिंग सोडा है वह पावरोटी या केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का दूसरा उपयोग क्या किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी एंटासिडिक का संघटक क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करते राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का अग्निशामक में भी यूज किया जाता है। अब आता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, इसका सूत्र यह होता है Na2CO3 10H2O। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकृत होने पर इस सोडा धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्या है? क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O साथ में अभिक्रिया करेगा तो बना देगा Na2CO3। इतना मतलब यही है धोने का सोडा। जल के साथ अभिक्रिया करके यह बनाते हैं। अब देखिए 10H2O क्या दर्शाता है? तो यह अब धोने का सोडा का उपयोग देखेंगे। तो इसका उपयोग क्या में किया जाता है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है और इसी का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए यानी मृदुल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमेशा सोडियम, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा और व्यंजक चूर्ण, इन सभी का कुछ न कुछ उपयोग हमेशा एग्जाम में आता ही है। तो याद रखेंगे। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में सूक्ष्म है? इस पर चर्चा करते हैं आगे। चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जो शुष्क मतलब सूखा हुआ दिखने वाला जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। जब उसको गर्म किया जाता है तो वह जो पानी होता है, जल होता है, वह हट जाता है और उसका रंग
श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला नीला रंग वापस आ जाता है, उसका जो रंग रहता है वह वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जो लवण होता है उसके प्रति इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहता है। कॉपर सल्फेट एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O का अणु आर्द्रता है या नहीं? तो जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जो जिप्सम है उसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इस क्रिस्टलन के जल को 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। ये जो होता है जिसमें जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? तो जो जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर जल का अणु का क्या करता है त्याग कर सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमेटाइट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो वह जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। इस पदार्थ का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या में किया जाता है? तो इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ हो जाता है। जो जिप्सम है वह एक कठोर ठोस पदार्थ होता है। जब उसको गर्म किया जाता है तो उससे जल निकलकर जल का अणु को त्याग कर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जल अवशोषित कर लेता है तो वह फिर से जिप्सम में वापस आ जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? तो कैल्शियम सल्फेट को 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह का चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। इसका क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है? खिलौना बनाने, सजावट के सामान को चिकना सतह बनाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ है कि व्यंजक यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण। तो आज का क्लास यहीं तक। इससे अगले इसका जो प्रश्न अभ्यास होंगे वो सभी PDF मिल जाएंगे आपको, और प्रश्न अभ्यास भी हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपको लगता है कि जिनको यह ज़रूरी है 10th क्लास का 6, 7, 8, 9, 10 का सिलेबस, उनको आप शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस